हाय, वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है, जो लोग रेगुलर हमारे व्यूअर हैं उसको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 2 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, इसमें हम पढ़ चुके हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं और क्या बेसिस है मिक्सचर के 2 कैटेगरी होने का। ठीक है, तो बेसिक क्या था इसका? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। आज हम लोग कुछ स्पेशल मिक्सचर को पढ़ेंगे। उसमें से एक नाम है, जो नाम है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जब हम लोग बोलते हैं, ये सॉल्यूशन का सीधा मतलब चला जाता है किससे? होमोजेनस मिक्सचर से। कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, मतलब जितने सारे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। आ रही बात समझ में? ये सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में। सॉल्यूशन का एग्जांपल आप बहुत जगह देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे रिएक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस सॉल्यूशंस में होते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि इसका जो मीडियम है, पहले सॉल्यूशन तैयार होता है, उसके बाद फिर रिएक्शन होता है। तो सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत तरह के एग्जांपल्स देखेंगे। बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल्स, हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं कि सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। और मिक्सचर में कंपोनेंट्स क्या होंगे? कम से कम 2 कंपोनेंट्स होने पड़ेंगे, 2 सब्सटेंसेस होने पड़ेंगे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। कम से कम 2 कंपोनेंट्स तो होने पड़ेंगे ना, या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे। तो अ सॉल्यूशन is homogeneous mixture of 2 or more than 2 components। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में होंगे। कैसे मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। हमारी बात समझ में? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो कम से कम 2 तो होंगे, कम से कम 2 तो होंगे। तो जब कोई सॉल्यूशन आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल, द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, जब आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे, शुगर को वाटर में डिजोल्व करने के बाद रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा शुगर सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? इस शुगर सॉल्यूशन में जनरली क्या होगा? शुगर ये एक कंपोनेंट है, वाटर एक कंपोनेंट, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। दिस कंपोनेंट हैज द लेस प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन क्या है? लेस प्रोपोर्शन। इसका अमाउंट कम है। एंड वाटर हैज ऑलवेज मोर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समझ रहे हैं आप? प्रोपोर्शन अमाउंट बताने का एक तरीका है। जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, 2 चीज़ों का एक मिक्सचर है, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा उसका अमाउंट ज़्यादा है, जिसका प्रोपोर्शन कम होगा उसका अमाउंट कम होगा। तो लेस प्रोपोर्शन वाले कंपोनेंट का नाम हो जाता है सॉल्यूट और मोर प्रोपोर्शन वाले कंपोनेंट का नाम हो जाता है सॉल्वेंट। इसीलिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो बन जाता है क्या? सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब बात समझ में क्या आई कि सॉल्यूट जो कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। एक हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, एक मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है। दिस इज़ नॉट द फैक्ट। फैक्ट क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे क्या होता है। तो सॉल्यूट जिसका प्रोपोर्शन लेस हो, किसमें? सॉल्यूशन में। द कंपोनेंट विच हैज लेसर प्रोपोर्शन इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन कम हो। और सॉल्वेंट द कंपोनेंट which has larger proportion
इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है दैट वेरी कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, और जिसका प्रोपोर्शन कम है उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। ये बहुत ही बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे हम लोग कि किस किस तरह के सॉल्यूशंस आपको होते हैं। जिसको लगता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन होगा, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, ये कॉन्सेप्ट आप बाहर निकाल दें, क्योंकि जितने सारे होमोजेनस मिक्सचर हैं, ऑल द होमोजेनस मिक्सचर आर अंडर सॉल्यूशन, उसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड तो होता ही है, और गैसियस भी हो सकता है, और इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एयर। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप कॉपी कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का टाइप किस बेसिस पे होगा? जनरली जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से डिसाइड किया जाता है सॉल्यूशन का टाइप। यानी कि ये जो टाइप है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। कौन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ठीक है, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि आपके पास बेसिकली 3 तरह के सॉल्यूशन होंगे, है ना। आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अच्छा हम लोग गैस से लिखते हैं, लिक्विड तो सबको पता है तो गैस से लिखते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड पहले, लिक्विड सबसे बाद में पढ़ेंगे हम लोग, एंड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड हम लोग आखिर में पढ़ेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्वेंट क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए। आप इसको लिख सकते, गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैस होगा। आ रही बात समझ में? और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, अब इसमें वेरी क्या क्या कर सकता है, ये एक तरह का हो, दूसरा तरह का हो गया। आप सॉल्यूट इसमें बदल सकते हैं, सॉल्यूट बदल सकते हैं। ये गैसियस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? अगर गैस सॉल्वेंट है उसमें आप गैस भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं, सॉलिड भी मिला सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। जिसमें जा रहा है वो हो जाएगा आपका मीडियम, दैट इज सॉल्वेंट, और जो आ रहा है वो हो गया सॉल्यूट। ठीक है, ये आपका गैसियस सॉल्यूशन में 3 तरह के सॉल्यूशन होंगे। गैस इन गैस में अगर एग्जांपल्स आप देखेंगे, एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे, एयर है, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज गैस। आप जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन का कंपोजिशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन कम है। नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है? 78%, और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है? 21%। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया, और वो भी गैस है, और जिसका परसेंटेज कम है वो भी गैस है। तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस, है ना, इन N2 गैस। ठीक है, यानी कि द मिक्सचर ऑफ O2 और N2 ऐसे बोल सकते हैं, या फिर O2 इन N2। इसका परसेंटेज कितना होता है? 21%। इसीलिए जिसका परसेंटेज कम है वो सॉल्यूट हो गया, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है इसका परसेंटेज होता है 78%। इसीलिए ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सॉल्यूट। अब लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा आपको, अब उसका केमिकल फॉर्मूला से मतलब नहीं है, लेकिन क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर बनाया जा सकता है, एंड दैट वेरी मिक्सचर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। आप बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म,
फॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। ये एक एग्जांपल, बस एक एग्जांपल याद रखना है। हम क्यों ये सारे एग्जांपल बता रहे हैं, इसका कोई डेली लाइफ में आपको कोई यूज़ भी नहीं है, थ्रू आउट द केमिस्ट्री भी इसका कोई यूज़ नहीं है, बस इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका जो जहन बना है कि लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट कॉन्सेप्ट। लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा आपका गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म विद N2, क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज कम है, ये आपका लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर, आपने पढ़ा है। ठीक है, कैम्फर क्या है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस, सॉलिड है। ठीक है, कैम्फर विद या फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर एक सॉलिड है, इसको नाइट्रोजन गैस के साथ मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, वो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनस बनेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन में भी आपका गैस मिला सकते हैं, सॉलिड आपका गैस हो सकता है। ठीक है, या फिर सॉलिड आपका सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, या फिर आपका सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है। गैस को सॉलिड में मिलाएंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है, तो उस मेटल के सरफेस के साथ हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर बनता है। आ रही बात समझ में, वो होता है होमोजेनस कैटालाइसिस उसको बोलते हैं एक्चुअली। तो मतलब वो जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनस बनता है। वो मैकेनिज्म क्या है वो आप हायर क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस ऑन दी सरफेस ऑफ, सारे मेटल्स नहीं, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स, इसमें से मैं एक बता दूं आपको कि निकल, निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। बस पास करने से नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस को जब पास कर रहे होंगे उस निकल के बॉटम को हीट करते रहना पड़ेगा, यानी कि हीटेड निकल्स के, कैसा निकल से, हीटेड निकल से जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो यहाँ हम लिख दें ये हीटेड है, हीटेड है। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड। आप एलॉय तो पढ़ लिए होंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा अभी एलॉय। एलॉय मेटल का मेटल के साथ होमोजेनस मिक्सचर, मेटल का मेटल के साथ होमोजेनस मिक्सचर टू गिव देम अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल, नॉन मेटल कभी कभी इंक्लूड होता है। आ रही बात समझ में, तो मेटल का मेटल के साथ जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसको आप बोलते हैं एलॉय। एलॉय में एक स्पेशल केस आता है एमेल्गम। एमेल्गम में एक मेटल क्या होगा, मर्क्यूरी होगा, और मर्क्यूरी जानते हैं आप लोग क्या होता है, लिक्विड होता है। आ रही बात समझ में, तो आप बोल सकते हैं लिक्विड सॉलिड होना पड़ेगा, तो आप बोल देंगे एमेल्गम ऑफ, एमेल्गम ऑफ, मैं डिस्कस कर दूंगा कि एमेल्गम क्या होता है। एमेल्गम में, एमेल्गम एक ऐसा एलॉय है जिसमें एक कंपोनेंट क्या हो, मर्क्यूरी होता है। एमेल्गम ऑफ जिंक, जिंक आपका सॉलिड हो गया। एमेल्गम है मतलब इसमें मर्क्यूरी है, यानी कि मर्क्यूरी का जिंक के साथ मिक्सचर। सॉलिड इन सॉलिड, कोई भी एलॉय ले लीजिए, एवरी एलॉय, एनी एलॉय, ठीक है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एमेल्गम। एमेल्गम अगर बन गया वो तो उसमें एक लिक्विड आ जाएगा, तो एनी एलॉय एक्सेप्ट एमेल्गम्स, एक्सेप्ट एमेल्गम क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा जब एलॉय में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, ये आप लिख लिए, मेरे ख्याल से लिख रहे होंगे। अब जो फाइनल हमारा जो है, जो सबसे हमारा जो कंसर्निंग पॉइंट होगा, जिसको लेके हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन को डिटेल करेंगे, वो होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, रिटर्न। चलिए फाइनली हमारा जो कंसर्निंग है वो है लिक्विड सॉल्यूशन, लिखते जाइए आप लोग। फाइनली वी हैव लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड, जब लिक्विड सॉल्यूशन बोलूंगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बाबू, सॉल्वेंट हो जाएगा आपका लिक्विड। बट सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। आप इसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं, सॉलिड भी डाल सकते हैं, गैस भी डाल सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे, लेमन जूस विद वाटर हो गया। लेकिन जो कॉमन एग्जांपल्स लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कि अल्कोहल और वाटर, जो एज अ ड्रिंक लोग यूज़ करते हैं, एज अ ड्रिंक, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल तो एक जनरल फैमिली है, हम स्पेसिफिक अल्कोहल का नाम लेते हैं
इथेनॉल एक अल्कोहल का स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल विद वाटर, अल्कोहल लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल मैं दूं क्या, ये सबको पता। शुगर विद वाटर, ठीक है। गैस इन लिक्विड, बहुत सारे गैसेज वाटर में डिजोल्व होते हैं, किसकी कोई ज़्यादा डिजोल्व होता है, कोई कम डिजोल्व होता है, लेकिन डिजोल्व गैसेज ऑलरेडी भी होते हैं। आप जानते हैं जो एक्वेटिक लाइफ है इज बिकॉज ऑफ द डिजोल्व गैसेज इन वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है, उसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व होता है। आ रही बात समझ में? तो कुछ गैसेज ऑलरेडी डिजोल्व तो होते ही है वाटर में, लेकिन आप लोग डिजोल्व भी करते हैं। जैसे एरेटेड ड्रिंक बनता है, एरेटेड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, तो आप बोल सकते हैं एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, किसमें, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ड्रिंक में हाई प्रेशर में होता है, याद रहे आप। जो एरेटेड ड्रिंक होता है जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया जाता है एट हाई प्रेशर, ठीक है। और भी फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह होते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा कंसर्निंग पॉइंट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुण हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ हमारा किसके बारे में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में होगा, ना तो गैसेस सॉल्यूशन के बारे में होगा। गैसेस सॉल्यूशन कहीं कहीं इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। गैस इन गैस हो सकता है इंक्लूड, आ रही बात समझ में। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपका मेजर कंसर्न क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कैसा नहीं कि आप सॉलिड सॉल्यूशन में वो प्रॉपर्टी लगाने लगेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, लाइट को पास करके देखते हैं, तो सॉल्यूशन से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट के बीम की। तो अगर आप एक एलॉय, एक बंदा मेटल का एलॉय है, उससे लाइट पास करेगा तो पास ही नहीं होगा, वो तो कंप्लीटली क्या है, जिससे लाइट पास नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स का टर्म है मैं भूल जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। सारी बात समझ में, लाइट उससे पास नहीं होगा, तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन हमारा कंसर्न होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी पार्टिकल का साइज होगा, ठीक है। लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कौन सा सॉल्यूशन, बेसिकली लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन। बेसिकली लिक्विड में ज़्यादा हम लोग जोर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़े कि होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एनसीईआरटी में आपके बुक में लिखा भी गया है कि इसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। इन डायमीटर द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, अब ये पार्टिकल्स कौन सा होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है। फॉर एग्जांपल शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो शुगर के पार्टिकल का साइज अब क्या रहेगा, ये शुगर के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के अंदर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। कौन सा साइज, इन डायमीटर, ठीक है। द पार्टिकल्स साइज ऑफ अ solution is less than 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज एक्चुअली 10⁻⁹ मीटर। आप सोच सकते हैं कितना छोटा होता है। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि साइज का कौन सा पर्सपेक्टिव हम लोग ले रहे हैं, किस रेस्पेक्ट में साइज की बात कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर, ठीक है। इतना जब छोटा होगा कोई पार्टिकल, इतना छोटा होगा, कैन यू सी, क्या आप कभी देख सकते हैं, एयर है एक सोल्यूशन, आप एयर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, बताइए। पानी, चीनी को पानी में घोल दिए, आपको चीनी के पार्टिकल्स दिखते हैं, नॉट एट ऑल, आप देख नहीं सकते। क्यों,
क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और 1 नैनोमीटर के पार्टिकल के साइज़ को हमारी आंखें परसीव नहीं कर सकती है. Such particles cannot be seen through our naked eyes. So due to such a small size, we are unable to see these particles through our naked eyes. इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं these particles cannot be seen with naked eyes. खुली आंखों से आप देख नहीं सकते हैं. ठीक है. अब एक ख़ास बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल एयर ले लिए, चलो एयर लिक्विड लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, चीनी को पानी में मिला दिए. फिल्टर पेपर, एक फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है. जब कोई फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसको फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं. और बेसिक क्लास में आप कम से कम तो फिल्ट्रेशन पढ़े होंगे, फिल्टर पेपर से पास करेंगे. तो उस सोल्यूशन को जब आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ना तो शुगर के पार्टिकल्स रुकेंगे और ना ही वाटर के पार्टिकल्स रुकेंगे, दोनों पार्टिकल्स उससे पास हो जाएंगे. मतलब इवन आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब आप जो फिल्टर पेपर लेंगे उसके जो होल्स का जो साइज़ है वो और भी छोटा कर दें, अल्ट्रा कर दें. अल्ट्रा आप समझ सकते हैं, जब अल्ट्रा टर्म यूज़ किया जाता है मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई. फिल्टर पेपर में वो एक होल्स होता है जो अलाउ करता है, कुछ को अलाउ करेगा कुछ को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन वो किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा सोल्यूशन अगर होगा. यानी कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको आप फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किसी तरह का भी फिल्ट्रेशन हो उसको आप अलग नहीं कर सकते. फिल्ट्रेशन मेथड से उसको अलग नहीं किया जा सकता है. द कंपोनेंट्स, इसीलिए हम लोग, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है. ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में कोई गैस तो नहीं आएगा ना, कोई सॉलिड तो नहीं आएगा, सॉलिड मिक्सचर है उसमें हम फिल्टर करेंगे, नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन. अब ये फिल्ट्रेशन सिंपल हो और अल्ट्रा हो, कुछ भी हो, फिल्ट्रेशन से उसको अलग नहीं कर सकते. एक बार सॉल्यूशन बन गया, पार्टिकल्स पूरे के होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस यूनिफॉर्मिटी रिमेन्स मेंटेन्ड. यानी कि ये जो उसकी यूनिफॉर्मिटी है, उसकी होमोजिनिटी है, ये हमेशा मेंटेन रहेगी. दिस नेवर ब्रेक्स. इसका मतलब ये ब्रेक नहीं करता. मतलब क्या हो गया, जब आप सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब करने का मतलब कि आप उसको शेक कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें लगा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. अगर आप सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं कुछ देर तक मतलब क्या, कुछ वक्त तक, लंबे समय तक, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, तो ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स, विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पर पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, एनर्जी घटने लगती है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है. सॉल्यूशन के साथ ऐसा मसला नहीं है, ऐसा मामला नहीं है. दिस इज़ नॉट द केस विद सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं. मतलब क्या हो गया, सेटल डाउन नहीं है मतलब वो स्टेबल है, जहाँ है वहाँ स्टेबल है, बाद में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है. कुछ स्टेबल, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाता है. कुछ लोग सेटल डाउन होने के बाद स्टेबल होता है, मतलब पहले स्टेबल नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है. इसीलिए टर्म यूज़ किया जाता है कि अ सॉल्यूशन इज स्टेबल. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स नेवर सेटल डाउन इफ़ यू लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ठीक है. तो आप बोलेंगे व्हेन द solution is left undisturbed, the particles do not settle down. सेटल डाउन होने से मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ऑलरेडी स्टेबल है ये. व्हेन दिस सॉल्यूशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन,
हैंस इट इज स्टेबल। क्या होता है ये? स्टेबल होता है। याद रहेगी बात। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, इसको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उससे आप बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा लिक्विड क्या होना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे टर्म याद आ गया, जिससे लाइट पास नहीं होती है वो ओपेक होता है। तो हम लोग जो कंटेनर लेंगे वो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। उस ट्रांसपेरेंट में हमारा लिक्विड वाटर होगा। ठीक है। उसमें हमने चीनी मिला दिया, मिक्सचर बन गया। फॉर एग्जांपल एयर है, यहीं से हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे। तो आप एयर थ्रू एयर लाइट के जो रेज है, क्या उसको आप देख पाते हैं? लाइट की वजह से चीज़ें विजिबल हो रही है, दैट्स डिफरेंट। लेकिन एयर में, इन द एयर, क्या लाइट के रेज विजिबल होते हैं? लाइट के रेज विजिबल तब होता जब स्कैटरिंग होती, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता, उसके वेव कैरेक्टर में कुछ डिस्टर्बेंस आता, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता। क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि जब बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन से पास होती है स्कैटरिंग नहीं होती है। और स्कैटरिंग हो जाने को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था टिंडल के द्वारा किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, दैट इज़ डिफरेंट क्लास, दैट इज़ हेट्रोजेनस क्लास, इसलिए उसको कहा गया टिंडल इफेक्ट। तो ये लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है। एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या नहीं होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट सॉलिड सॉल्यूशन, हम लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं। द बीम ऑफ लाइट डू नॉट स्कैटर, हैंस द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। इस बात को लिखना ही बेहतर है क्योंकि ये हमारा नोट बन रहा है कंप्लीट, तो लिख ही लेते हैं। Six, when a beam of light is passed through a solution, it does not scatter। ये स्कैटर नहीं होता है, ये फैलता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता है। देयर इज नो डिस्टर्बेंस वाइल अ बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो पाथ विजिबल नहीं होगा। तो लोग कहते हैं अंग्रेजी में, हैंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू इट मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। जब अगर होता है मतलब कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, कुछ दूसरे पार्टिकल्स हो गए। एयर, कभी आप एयर में कमरे में सुबह सुबह कभी कभी देख लेते हैं आप लोग, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ऐसा होता है। आ रही बात समझ में? तो टिंडल इफेक्ट इज नॉट शोन। आप इसको बोल सकते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग नहीं हुआ तो टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। अब टिंडल इफेक्ट क्या है डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन यही बात ख़त्म नहीं होती है। हम लोग बात यहीं ख़त्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिटेल पढ़ना है। सॉल्यूशन मामला क्लियर हो गया। सॉल्यूशन में सॉलिड होता है, सॉल्वेंट होता है, 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उसमें आप सॉलिड का फिजिकल स्टेट बदल के अलग अलग तरह के सॉल्यूशन पा सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली सॉल्यूशन की। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें कि ये जो सॉल्यूशन होता है आपका, अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है, हम लोग बात किस पे करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा पूरा का पूरा कंसर्न किस में होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्वेंट वाटर हो जाए, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो जाए? वाटर हो जाए, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वाटर नहीं हो सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट हो तो एक्वस, वाटर सॉल्वेंट नहीं हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हम कुछ टर्म्स बता रहे हैं बस, वाटर सॉल्वेंट हो तो एक्वस, नहीं हो तो नॉन एक्वस। अब कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पे दो कम से कम कंपोनेंट होने पड़ेंगे। अगर दो होंगे, टू कंपोनेंट्स अगर होंगे, टू कंपोनेंट्स अगर होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और इसी बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे मेजरली, और बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर तीन हो जाए, थ्री कंपोनेंट्स अगर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर चार हो जाए तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। ये सब से मतलब नहीं होगा हमको, स्टडी में ये सब नहीं आएगी। स्टडी में सिर्फ क्या आएगी? बाइनरी सॉल्यूशन आएगी। क्लियर? बाइनरी सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन आएगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मतलब लिक्विड, एक्वस मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड वाटर सॉल्वेंट है। क्लियर? ये बातें हम लोग यहाँ तक बातें हम लोग पढ़ लिए। अब हमारे पास जब एक सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है, कुछ सॉल्यूट का एक अमाउंट होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में आप एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है, इस सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है, एंड दैट वेरी टर्म इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या बताएगा आपको? सॉल्यूट का अमाउंट बताएगा। अब सॉल्यूट का अमाउंट बताने के दो तरीके होंगे। एक होगा क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आप क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट बताएंगे, मास बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे, वो कहलाता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव अप्रोच। और एक आप बताते हैं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। आ रही बात समझ में? ज़्यादा और कम ये जो हम लोग रिलेट करके बताते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बताने के दो तरीके, एक्सप्रेस करने के दो तरीके, एक क्वालिटेटिव मेथड होगा और एक क्वांटिटेटिव मेथड होगा। ठीक है, तो हम लोग पता करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है क्या। लेट्स चेक अबाउट concentration of a solution, concentration of a solution। ठीक है, concentration क्या है? ये बताता है amount of solute। क्या बताता है? amount of solute, amount of solute present, किसमें present होगा भाई? इन फिक्स्ड या फिर गिवन, या फिर गिवन। जो गिवन है मतलब वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या तो सॉल्वेंट का अमाउंट आपको पता है या फिर आपको सॉल्यूशन का अमाउंट आपको पता है, इसलिए हम लोग डेफिनेशन में बातें लिख जाते हैं। जनरली सॉल्वेंट लिखा जाता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a fixed or given amount of solvent or solution at a particular, ये जो मैं लिख रहा हूँ particular temperature and pressure, this is very important, temperature and pressure। ये डिफाइन, जब भी हम लोग केमिस्ट्री में कोई टर्म को डिफाइन करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर ये वेरिएबल टर्म्स हैं, ये बदलता है तो स्टेट बदलता है, प्रॉपर्टीज बदलती है, इसलिए इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट है, उसी को बताने के लिए हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट कम है। कुछ लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, होता है ना। इसी तरह से आप पढ़े होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सब क्वालिटेटिव मेथड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने के एक होगा क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, और एक होगा हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें हम लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड में
हम लोग क्या पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये एक तरीका है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है बताने का, हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव मेथड में सॉल्यूशन का टाइप नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड में जो मोड्स है हमारा कंसंट्रेशन बताने का, मोड्स ऑफ, इसमें हम लोग मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन। मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन में बहुत सारे तरीके हैं। मोड्स मतलब तरीका, कौन कौन से तरीके आपको हो सकते हैं कंसंट्रेशन बताने के लिए, वो हो जाएगा। एक होता है परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज से आप बताएंगे, ये भी एक कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज बता रहे हैं आप। एक होता है मोल फ्रैक्शन, तो जहाँ मोल आ गया ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी सिलेबस में पढ़े नहीं कि मोल क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग मोलारिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट जान लेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, सब बच्चा को परसेंटेज पता होता है, ठीक है। तो ये आप एक फ्लो चार्ट देख लीजिए जिससे क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं फिनिश करते हैं अपना लेक्चर। होप यू एंजॉयड, पीस आउट, थैंक यू वेरी मच।